हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको वायुराशियाँ यानी कि ईयर मासेस के विषय में बताने वाले हैं। इसके पिछले वाली वीडियो में हमने आपको फ्रंट यानी कि वाताग्र क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब सारी चीज़ों को मैंने कवर किया था उस वीडियो में। तो यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा, आप उस पर विजिट करके देख सकते हैं। तो उसमें एक टॉपिक का हमने जिक्र किया था वायुराशियों के विषय में, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पता चले कि वायुराशियाँ बेसिकली होती क्या है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक और लास्ट तक देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसको समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पीडीएफ पर आ चुके हैं। चलिए पहले हम इसकी डिफिनीसन को जानते हैं, उसके बाद हम इसे आपको थोड़ी ईजी लैंग्वेज में बताएंगे ताकि आपको समझ में आए। तो जैसे कि लिखा है, वायुमंडल में फैले हुए उस विशाल वायु समूह को वायुराशि कहते हैं। यानी कि वायु का एक विस्तृत और सघन राशि रहती है, जिसे वायु राशि कहते हैं। जैसे कि इसके शब्दों से ही पता चल रहा है कि वायु, उसके बाद प्लस राशि, दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी कि हवाओं की बहुत बड़ी राशि रहती है, वो बहुत ही विस्तृत रहती है, तो उसे ही वायु राशि कहते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में फैली हुई रहती है, यानी कि वायुमंडल में। जो तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशेषताओं में से एक जैसी रहती है, यानी कि उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता दोनों में समानता रहती है, एक समान रूप से रहती है। एक जैसे गुणों वाली यह वायुराशि हजारों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली रहती है, यानी कि मैंने आपको बताया है कि बहुत ही विस्तृत रहती है और सघन रहती है, तो ये हजारों वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई रहती है, यानी बहुत बड़ी है। वायुराशि के लिए यह जरूरी है कि वह जल या स्थल के ऊपर लंबे समय तक स्थिर रहे। यानी कि फ्रेंड्स, वायुराशियाँ तभी बनती हैं या निर्मित होती हैं जब वो किसी विशेष स्थल या विशेष जल यानी कि सागरीय के सतह पर हों, तभी उनका निर्माण होता है। यानी कि वायुराशियों के बनने के लिए या तो पूर्णतः सागरीय हो या पूर्णतः स्थलीय हो, तभी वायुराशियों का निर्माण होता है, क्योंकि तभी तापमान और आर्द्रता की दृष्टि से वह एक निश्चित गुण वाली बन सकेंगी। इसी के कारण उसका पृथ्वी के साथ एक अस्थायी संतुलन स्थापित हो सकेगा। तो मैंने आपको बताया कि इनके निर्माण के लिए जो स्थल होना चाहिए, यानी कि जो जगह होनी चाहिए, या तो पूर्णतः स्थलीय हो या पूर्णतः सागरीय हो। आगे देखते हैं। अब यहाँ हम जानेंगे कि वायुराशियों का उत्पत्ति क्षेत्र क्या है। तो जिन क्षेत्रों में वायुराशियों की उत्पत्ति होती है, ऐसे क्षेत्र वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र कहलाते हैं। यानी कि इनकी जहाँ उत्पत्ति होती है उसे उद्गम क्षेत्र कहते हैं। गौरतलब है कि उद्गम क्षेत्र में तापमान तथा आर्द्रता जैसी विशेषताओं में समरूपता होती है। मैंने आपको बताया है कि समान रहती हैं दोनों। इन क्षेत्रों में वायु सतत रूप से केंद्र में नीचे की ओर उतरने या बैठने की प्रवृत्ति रखती है। इन क्षेत्रों में वायु दाब सदैव उच्च रहता है। आगे हम देखते हैं वायुराशियों के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित हैं। यानी कि कहाँ से निर्माण होता है इनका, उसके विषय में जानने वाले हैं कि वायुराशियाँ बेसिकली कहाँ से बनती हैं। तो फर्स्ट है ध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्र यानी कॉन्टिनेंटल पोलर सोर्स। सेकंड है ध्रुवीय महासागरीय क्षेत्र यानी कि पोलर मैरीटाइम सोर्स। थर्ड है महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल सोर्स। उसके बाद है महासागरीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मैरीटाइम ट्रॉपिकल सोर्स। फिर आगे है महासागरीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र मैरीटाइम इक्वेटोरियल सोर्स। एंड लास्ट है मानसूनी उत्पत्ति क्षेत्र। उसके बाद हम इसकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं कि वायुराशियों की बेसिकली विशेषताएं क्या होती हैं। तो वायुराशियों का जो उद्भव है विस्तृत समांगी क्षेत्रों में होता है। इन क्षेत्रों की तापमान एवं आर्द्रता संबंधी विशेषताएं समान होती है। यानी कि जो क्षेत्र होना चाहिए वो समांगी होना चाहिए, विषमांगी नहीं होना चाहिए, तभी इनका निर्माण होता है। वायुराशियाँ अपनी उत्पत्ति के स्थान से गतिशील रहती हैं। वायुराशियाँ अपने मार्ग के मौसम को प्रभावित करती हैं, यानी कि इन्हीं कारण वर्षा, आंधी तूफान वगैरह भी आते हैं। उत्पत्ति क्षेत्र से दूर जाने पर वायुराशियों के मूल गुणों में परिवर्तन होता है। दो विपरीत स्वभाव की वायुराशियों के मिलने पर वातावरण का निर्माण होता है। इसको मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में वायुराशियों का जिक्र किया है। तो ये जो पीडीएफ हमने बनाया था इसका कंप्लीट होता है। चलिए हम आपको इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। तो यदि हम इसके आसान भाषा में इसको समझें तो आप सिंपल इसकी डिफिनीसन दे सकते हैं कि वायु की विस्तृत और सघन राशि को वायुराशि कहते हैं, और इनका जो टेम्परेचर और आर्द्रता रहता है वो क्षैतिज रूप से लगभग समान रहता है, और इनका जो विस्तार रहता है वो सैकड़ों वर्ग किलोमीटर यानी कि हज़ारों किलोमीटर तक ये फैली रहती हैं। और अगर इनकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये क्षोभ मंडल में फैली रहती हैं। और अगर बेसिकली देखा जाए तो एक बड़े भूभाग यानी कि एक महाद्वीप के बड़े आकार के समान इनका आकार रहता है। यानी कि अगर हम किसी देश की बात की करें, यानी कि अगर अमेरिका देश की बात करते हैं कि जितना बड़ा अमेरिका है
उतने बड़े आकार की वायुराशियाँ होती हैं। तो इन्हीं के कारण ऋतु परिवर्तन की घटनाएं भी प्रत्यक्ष रूप से होती हैं, और वातावरणों का निर्माण इन्हीं के कारण होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो ये सब सारी चीज़ें वायुराशियों के अंतर्गत होता है। तो एक टॉपिक और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उष्णकटिबंधीय वायुराशियाँ जो होती हैं वो गर्म होती हैं, अभी जो मैंने आपको बताया कि इनका निर्माण कैसे होता है। उसके बाद जो ध्रुवीय वायुराशियाँ रहती हैं वो ठंडी होती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।